नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं और पढ़ने के लिए नई नई किताबें ढूंढ रहे हैं या अच्छी अच्छी किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए। आज मैं आपसे बात करूंगा हिंदी साहित्य जगत के एक ऐसे क्लासिकल रोमानी उपन्यास के बारे में जो न केवल जीवन के विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न आयामों को अनुभूति के स्तर पर उतार देने वाली कृति है, बल्कि यह रचना आज भी अपनी शुद्ध साहित्यिक लेखन शैली की वजह से बहुत से स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में हिंदी के पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बनी हुई है। बाणभट्ट की आत्मकथा, जिसे मानवतावादी साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी इस औपन्यासिक कृति बाणभट्ट की आत्मकथा में हमारे समक्ष 7वीं शती के महान शासक रहे राजा हर्षवर्धन के दरबारी महाकवि बाणभट्ट के जीवन को आधार बनाकर उनकी चरित्र की रूपरेखा को कथा सूत्रों के सहारे प्रस्तुत किया है। और ये कथा सूत्र उनकी स्वयं की रचनाओं कादम्बरी और हर्षचरित से लिए गए हैं, और कुछ कथा सूत्र उनकी समकालीन रचनाएं जैसे हर्षवर्धन रचित रत्नावली से भी लिए गए हैं। द्विवेदी जी ने इस उपन्यास को आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। दोस्तों, आत्मकथा वह होती है जो लेखक द्वारा स्वयं को केंद्र में रखकर लिखी जाती है। उसमें वह अपने जीवन के अनुभवों और पूरी जीवन यात्रा का उल्लेख कथा के रूप में करता है। परंतु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा वास्तव में बाणभट्ट की आत्मकथा नहीं है, क्योंकि यह आत्मकथा बाणभट्ट ने नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डायरी लेखन शैली में लिखी है। यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि अभी तक बाणभट्ट के जीवन से संबंधित पूरी तरह से कोई ज्ञात तथ्य या प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। जो भी ज्ञात प्रमाण हैं, तथ्य हैं, वह बाणभट्ट की स्वयं की रचनाएं हैं और समकालीन ग्रंथ हैं। इस उपन्यास में लेखक ने कुछ वास्तविक तथा कुछ काल्पनिक पात्रों के सहारे उस समय, जिस समय ये रचना लिखी गई थी और प्रकाशित की गई थी आज़ादी से जस्ट 1 साल पहले 1946 में, और 7वीं शती के महान शासक राजा हर्षवर्धन के समय के लोगों के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में एक समन्वय स्थापित किया है। हम सभी ने कभी ना कभी संस्कृत के महाकवि बाणभट्ट का नाम अवश्य सुना होगा। इनकी रचनाओं के बारे में बहुत से एग्जाम्स में बार बार पूछा भी जाता रहा है। दोस्तों, महाकवि बाणभट्ट भारत भूमि पर कालिदास के पश्चात हुए उन महान कवियों और कथाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा संस्कृत साहित्य को गौरव संपन्न किया है। उनकी रचनाएं कादम्बरी और हर्षचरित संस्कृत साहित्य को एक अनुपम देन है। बाणभट्ट एक प्रखर व्यक्तित्व है जो न केवल बहुत सी कलाओं का पारखी है, बल्कि संस्कृत का महाकवि होने के साथ साथ कुशल अभिनेता और अप्रतिम विद्वान भी है। बाणभट्ट के चरित्र में हमें वाक्पटुता, साहस, स्वाभिमान, वीरता, शिष्टता, निर्भीकता, आत्मविश्वास, राजनीतिक चतुराई और सिद्धांतों की रक्षा के लिए तत्पर होकर जुट जाने के गुण भी मिलते हैं। नारियों के प्रति असीम श्रद्धा और आदर का भाव रखने वाला बाणभट्ट अद्वितीय चरित्र का स्वामी है। बाणभट्ट का वास्तविक नाम दक्ष भट्ट है, जो प्रसिद्ध वात्स्यायन वंश के प्रकांड पंडित जयंत भट्ट का पौत्र और चित्रभानु भट्ट का पुत्र है। बचपन में ही माता का स्वर्गवास हो जाता है और 14 वर्ष की आयु तक आते आते पिता चित्रभानु का भी साया सर से उड़ जाता है। उडुपति भट्ट, जो बाणभट्ट के चचेरे भाई होते हैं, उन्हीं के स्नेह रस से बाणभट्ट का जीवन संचित होता है। बाणभट्ट बचपन से ही थोड़े गप्पी स्वभाव का, मंचले और घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है, और इसी वजह से वह अपने को परिवार से थोड़ा सा कटा कटा सा महसूस करता है, क्योंकि वह हमेशा अपने को अपनी काबिलियत से कम ही आंकता है। वेदों, शास्त्रों और विभिन्न काव्य रचनाओं का अध्ययन करने के बाद बाणभट्ट अपनी नाट्य मंडली के माध्यम से निपुणिका के संपर्क में आते हैं। निपुणिका समाज के निम्न, गरीब, वंचित वर्ग से संबंधित है।
और यह भी कि वह एक बाल विधवा है। वह बाणभट्ट की नाटक मंडली में एक बहुत अच्छी नर्तकी भी है। बाणभट्ट की नारी जाति के प्रति असीम श्रद्धा और आदर स्वभाव को देखकर उस पर मोहित भी। लेकिन किसी दिन निपुणिका बाणभट्ट के कनमनी से उपहास के कारण नाराज हो जाती है और नाट्य मंडली छोड़कर बिना किसी को कुछ बताए कहीं चली जाती है। बाणभट्ट उसकी बहुत खोज खबर भी लेता है, परंतु निपुणिका का कुछ पता नहीं चलता। कहानी आगे बढ़ती है और उक्त घटनाओं के बाद बाणभट्ट इस नगर से उस नगर, इस जनपद से उस जनपद लगभग 6 वर्षों तक फिरता रहता है। वह अपनी नाट्य मंडली भी बंद कर चुका है। घूमते हुए वह स्थानेश्वर यानी कि आज का थानेसर, जो वर्तमान में हरियाणा में है, पहुंचता है। स्थानेश्वर में उस समय कोई जुलूस निकल रहा होता है जिसका बाणभट्ट आनंद ले रहा होता है कि तभी बाणभट्ट को एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई देती है जो उसी का नाम पुकार रही होती है। वह निपुणिका है जो स्थानेश्वर में किसी पान की दुकान पर काम करती हुई उसे नजर आती है। बहुत लंबी वार्ता के उपरांत निपुणिका की प्रेरणा से ही बाणभट्ट नारी का उद्धार करने का संकल्प लेता है। वह नारी देवपुत्र तुवर मिलिंद की पुत्री चंद्रदिति है, जिसे दस्यु छीन कर ले जाते हैं और स्थानेश्वर के ही छोटे राजकुल के लंपट राजा को बेच देते हैं। निपुणिका इस उपन्यास में कुमारी चंद्रदिति को भट्टनी कहकर संबोधित करती है, जिसका अर्थ होता है एक सम्माननीय नारी। बाणभट्ट निपुणिका के साथ मिलकर इसी भट्टनी का उद्धार करते हैं। यह उपन्यास मात्र कोई जीवनी नहीं है, अपितु एक प्रेम कथा भी है। एक ऐसी प्रेम कथा जिसमें निस्वार्थ प्रेम है और अपार श्रद्धा, जिसमें अटूट भरोसा है और अकल्पनीय कल्पना शक्ति। इस पूरी किताब में कहानी इसी संदर्भ में बाणभट्ट, निपुणिका और भट्टनी के इर्द गिर्द घूमती हुई इन्हीं तीनों की प्रेम कहानी का ताना बाना बुनते हुए आगे प्रवाहित होती है। आगे इस किताब में आप बाणभट्ट, निपुणिका और भट्टनी की पूरी प्रेम कहानी तो जानेंगे ही, साथ ही साथ आपको बाणभट्ट के राजनीतिक जीवन की भी थोड़ी बहुत झलक इस किताब में देखने को मिलेगी कि कैसे बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के संपर्क में आता है, कैसे वह एक आम नागरिक से, एक आम पंडित से एक राजदरबारी होने का पद हासिल करता है, एक राज पंडित होने का पद हासिल करता है। इसके साथ ही आपको तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन शैली तथा जीवन स्तर के बारे में पता चलेगा। और साथ ही यह भी कि कैसे द्विवेदी जी ने इस उपन्यास में जीवन के विभिन्न पक्षों को बहुत ही खूबसूरती से साहित्यिक रूप में चित्रित कर दिया है। इस किताब में बाणभट्ट को केंद्र में रखकर इस उपन्यास की कथा वस्तु का ताना बाना बुना गया है। इस उपन्यास की अधिकतर घटनाएं स्थानेश्वर से लेकर वाराणसी, उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द क्षेत्रों में घटित होती नजर आती हैं। लेखक ने वास्तव में इस उपन्यास के द्वारा बाणभट्ट के जीवन और व्यक्तित्व के अनेक ऐतिहासिक और संभावित काल्पनिक पक्षों को उभारने का प्रयास किया है। यह उपन्यास प्राचीन और आधुनिक सभ्यताओं और संस्कृतियों का एक अनोखा संयोग है, जिसे द्विवेदी जी ने बाणभट्ट, हर्षवर्धन, कृष्ण वर्मा, ग्रह वर्मा और राजेश्री जैसे कुछ ऐतिहासिक पात्रों और निपुणिका, भट्टनी, सुचरिता, महामाया, तुवर मिलिंद और अघोर भैरव जैसे कुछ काल्पनिक पात्रों को माध्यम बनाकर 7वीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक युग की अनेक विसंगतियों पर प्रकाश डाला है तथा धार्मिक संघर्ष, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और एक दूसरे को छोटा बड़ा समझना आदि जैसी कुप्रवृत्तियों की ओर संकेत करते हुए इस उपन्यास को आत्मकथा का रूप दिया है। अतीत और वर्तमान की समस्याओं की संयुक्त झांकी देकर नवीन आदर्शों की स्थापना करना और अहिंसा पर आधारित नए मानव समाज का निर्माण करना इस किताब का मुख्य उद्देश्य रहा है। नारी तत्व अथवा समर्पण भाव की प्रधानता इस कृति का एक विशिष्ट गुण रहा है। इस किताब में अध्यायों को उच्छ्वास नाम दिया गया है। उच्छ्वास का अर्थ होता है सांस छोड़ना। पूरी किताब कुल 22 उच्छ्वास में विभक्त है, जिसकी शुरुआत कथामुख से तो अंत उपसंहार पे होता है, जो कि इस किताब की कहानी समझने में अहम भूमिका रखते हैं।
इस उपन्यास में घटनाओं और विवरणों की भरमार होने से कथा में गति बनी रहती है। घटनाओं का प्रस्तुतिकरण, शब्दों का चुनाव, लेखन शैली बिल्कुल कथा के अनुरूप ही है, जो हमें बिल्कुल राजा हर्षवर्धन के समय का ही आभास कराती है। इस उपन्यास की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, जो तत्सम और हिंदी के क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बनी है। भाषा में प्रवाह के साथ साथ अलंकरण की भी प्रवृत्ति है। शैली काव्यात्मक है, विवरणात्मक है। वास्तव में देखा जाए तो जहाँ कहीं भी बाणभट्ट अपने विषय में कुछ बताता है, वहाँ भाषा तत्सम शब्दों से निर्मित, सहज, सरल, सादा और छोटे वाक्यों वाली हो जाती है। तो वहीं प्रकृति और नारी की सौंदर्य आदि का वर्णन करते समय भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी तत्सम तथा क्लिष्ट शब्दों से निर्मित होती है। अलंकारिक और लंबे वाक्यों वाली काव्यात्मक सी प्रतीत होती है। 291 पेजेस की इस किताब को पढ़ने में प्रत्येक पाठक को उसकी क्षमता से थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि यह किताब पढ़ते वक्त आपसे थोड़ा और ध्यान से पढ़ने का मांग करती है। मुझे इस किताब को पढ़ने में लगभग 20 दिन का समय लगा। यह उपन्यास इतिहास और कल्पना का एक मिश्रण है। ना तो यह पूरी तरह से एक ऐतिहासिक उपन्यास है और ना ही यह पूरी तरह से काल्पनिक उपन्यास, और यह भी कि ना ही यह एक पूरी आत्मकथा है। यह उपन्यास बाणभट्ट की अधूरी आत्मकथा है। लेखक को बाणभट्ट के जीवन के बारे में जितने तथ्य, जितने प्रमाण प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर ही लेखक ने इस कृति को औपन्यासिक रूप दिया है। इस किताब की भाषा का स्तर काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण यह किताब सामान्य और नए पाठकों के लिए सहज समझ में आ सकने वाली नहीं है। जो वास्तव में हिंदी साहित्य प्रेमी हैं और हिंदी साहित्य को पढ़ने की चाह रखते हैं, यह उपन्यास उन सभी पाठक गणों के लिए एक उपहार है। मैं इस उपन्यास को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देता हूँ। ओवरऑल अगर मैं इस उपन्यास की बात करूं तो बस इतना कहूँगा कि यह उपन्यास जिस समय यह उपन्यास लिखा गया, उस समय के और 7वीं सदी के राजा हर्षवर्धन के समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का एक दर्पण है। यह हिंदी साहित्य जगत का ऐसा उत्कृष्ट उपन्यास है जिसकी लेखन शैली अद्भुत है। बाणभट्ट की कवि कल्पना अद्वितीय है। इस उपन्यास में आपको हिंदी संस्कृत शब्दों का भंडार मिलेगा। साहित्य में भाव और भावनाओं के स्तर को इस उपन्यास के द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। यह उपन्यास द्विवेदी जी की रचनात्मक लेखन शैली का एक मूर्त रूप है, जो अनेक लेखकों की लिखने की प्रेरणा बनी है। अगर आप यह किताब पढ़ना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके आप ये किताब खरीद सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बुक रिव्यू, कविताओं और कहानियों के लिए बने रहिए। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरी किताब के साथ में। धन्यवाद।